एवं वृषभ, बैल की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। 300 शब्द। भूमिका। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में पशु आकृतियों का प्रयोग केवल अलंकरण के लिए नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संदेशों की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है। सिंह और वृषभ ऐसी ही दो प्रमुख प्रतीकात्मक आकृतियां हैं, जो भारतीय मिथकों, कला और वास्तुकला में शक्ति, धर्म, समृद्धि तथा स्थिरता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। मुख्य भाग। एक पौराणिक एवं मिथकीय महत्व, मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। भारतीय मिथकों में सिंह साहस, शक्ति, राजसत्ता और धर्म की विजय का प्रतीक माना गया है, जबकि वृषभ धैर्य, उत्पादकता, भक्ति और धर्मनिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान विष्णु का नृसिंहावतार तथा देवी दुर्गा का सिंह वाहन अधर्म पर धर्म की विजय और दैवी शक्ति का प्रतीक है। दूसरी ओर, भगवान शिव के वाहन नंदी को अटूट भक्ति, संयम और धर्म का प्रतीक माना जाता है। ऋग्वेद में भी इंद्र को वृषभ कहकर उनकी शक्ति और पराक्रम का वर्णन किया गया है। 2 वास्तुकला में स्थान और उपयोग। आर्किटेक्चरल इंटीग्रेशन। भारतीय स्थापत्य में सिंह और वृषभ की आकृतियों का उपयोग मंदिरों, स्तंभों और प्रवेश द्वारों को गरिमा, सुरक्षा और पवित्रता प्रदान करने के लिए किया गया। सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष मौर्यकालीन कला का सर्वोच्च उदाहरण है, जिसे आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। महाबलीपुरम के पल्लव मंदिरों में स्तंभों पर उकेरे गए सिंह राजकीय शक्ति का प्रतीक है। इसी प्रकार रामपुरवा का वृषभ शीर्ष तथा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में स्थित विशाल एकाश्म नंदी भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला की उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं। 3 कलात्मक अभिव्यक्ति और दार्शनिक संदेश। आर्टिस्टिक फिलोसॉफिकल सिंबल्स। भारतीय कला में इन पशु आकृतियों के माध्यम से गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। बौद्ध परंपरा में भगवान बुद्ध को शाक्य सिंह कहा गया तथा उनके उपदेशों को सिंहनाद की संज्ञा दी गई, जो सत्य और निर्भीकता का प्रतीक है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक वृषभ है, जो तप, संयम और स्थिरता का संदेश देता है। इस प्रकार सिंह और वृषभ दोनों भारतीय धार्मिक परंपराओं में नैतिक आदर्शों के प्रतीक बन गए। निष्कर्ष। आठ भारतीय मिथकों, कला और वास्तुकला में सिंह शौर्य, संप्रभुता और दैवी शक्ति का प्रतीक है, जबकि वृषभ धैर्य, कृषि समृद्धि, भक्ति और धार्मिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों प्रतीकों ने भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को गहराई प्रदान की है और आज भी राष्ट्रीय प्रतीकों तथा धार्मिक कला में समान रूप से जीवंत है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। डॉ. आनंद कुमारस्वामी के अनुसार भारतीय कला में पशु आकृतियां केवल प्रकृति का अनुकरण नहीं है, बल्कि वे अमूर्त आध्यात्मिक विचारों और ब्रह्मांडीय शक्तियों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हैं। प्रश्न 6। भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। मध्यकालीन भारत में विकसित भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक जागरण का भी प्रतीक था। भक्ति साहित्य ने रूढ़ियों को चुनौती देकर भारतीय संस्कृति को अधिक मानवीय, समावेशी और लोकाभिमुख स्वरूप प्रदान किया। मुख्य भाग। एक जनभाषा, लोकभाषा का प्रयोग। भक्ति साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें संस्कृत जैसी अभिजात भाषा के स्थान पर जनसाधारण की भाषाओं और बोलियों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया। इससे साहित्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा और सांस्कृतिक चेतना का व्यापक प्रसार हुआ। कबीर ने सधुक्कड़ी, तुलसीदास ने अवधी तथा सूरदास ने ब्रजभाषा में रचनाएं करके लोक भाषाओं को समृद्ध किया और उन्हें साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। 2 समावेशी और मानवतावादी दृष्टिकोण। भक्ति साहित्य ने जाति, वर्ग, लिंग और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध किया तथा प्रेम, समानता और मानवता को सर्वोच्च मूल्य माना। इसने समाज के उपेक्षित वर्गों को भी सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। संत कबीर और रविदास ने जातिगत ऊंच नीच का विरोध किया, जबकि मीराबाई और अक्का महादेवी ने सामाजिक बंधनों को चुनौती देकर व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश दिया। 3 सगुण और निर्गुण परंपराओं का समन्वय। भक्ति साहित्य में सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं का समानांतर विकास हुआ। निर्गुण संतों ने निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया, जबकि सगुण भक्तों ने ईश्वर के साकार रूप के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। दोनों धाराओं का उद्देश्य ईश्वर तक सरल और व्यक्तिगत पहुंच स्थापित करना था। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत तथा रसखान की कृष्ण भक्ति रचनाएं इस सांस्कृतिक समन्वय के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। 4 सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का निर्माण। भक्ति साहित्य ने धार्मिक कट्टरता, सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिक संकीर्णता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद, सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। गुरु नानक देव की वाणी तथा गुरु ग्रंथ साहिब में विभिन्न संतों की रचनाओं का समावेश भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी परंपरा को सशक्त बनाता है।
5 प्रादेशिक भाषाओं, संगीत और नैतिक मूल्यों का विकास। भक्ति आंदोलन के कारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं, संगीत परंपराओं और लोक कलाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ। शंकरदेव ने असमिया साहित्य और सत्रिया नृत्य को समृद्ध किया, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन परंपरा को लोकप्रिय बनाया। वहीं रामचरितमानस जैसी कृतियों ने सत्य, करुणा, कर्तव्य और पारिवारिक आदर्शों जैसे नैतिक मूल्यों को जनमानस में गहराई से स्थापित किया। निष्कर्ष: आर्थ भक्ति साहित्य अपनी प्रकृति में लोकाभिमुख, समन्वयवादी और सुधारवादी था। इसने भारतीय संस्कृति को सामाजिक समरसता, भाषाई विकास, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक लोकतंत्र की नई दिशा प्रदान की तथा भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ बनाया। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति साहित्य भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है, जिसने निराश और बिखरे हुए समाज को महान नैतिक शक्ति तथा सांस्कृतिक संबल प्रदान किया। प्रश्न 7। यंग बंगाल एवं ब्रह्मो समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी शिक्षा, तर्कवाद, मानवतावाद तथा प्रबोधन विचारों के प्रभाव से भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। बंगाल इस नवजागरण का प्रमुख केंद्र बना, जहां ब्रह्मो समाज और यंग बंगाल आंदोलन ने भारतीय समाज को आधुनिक, तार्किक और प्रगतिशील दिशा प्रदान की। मुख्य भाग। 1. ब्रह्मो समाज, बौद्धिक एवं क्रमिक सुधार की नींव। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में स्थापित ब्रह्मो समाज ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध संगठित एवं विवेकपूर्ण आंदोलन चलाया। इसने वेदांत और तर्कवाद के आधार पर एकेश्वरवाद का समर्थन करते हुए मूर्ति पूजा, अंधविश्वास तथा सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया। समाज सुधार के क्षेत्र में इसके प्रयासों का प्रभाव इतना व्यापक था कि 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम लागू हुआ। आगे चलकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अस्तित्व में आया। उपनिषदों के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद ने धार्मिक सुधारों को जनसामान्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. यंग बंगाल आंदोलन, अमूलचूल परिवर्तन का प्रयास। हेनरी विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में विकसित यंग बंगाल आंदोलन ने तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक परिवर्तन का आधार बनाया। डेरोजियो के अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरणा लेकर जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, रूढ़िवाद तथा पुरोहितवाद की खुलकर आलोचना की। उन्होंने महिला शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक समानता का समर्थन किया। यद्यपि इसकी अत्यधिक उग्र विचारधारा तथा पश्चिमी जीवन शैली के कारण यह आंदोलन व्यापक जनसमर्थन प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी इसने बंगाल के शिक्षित युवाओं में स्वतंत्र चिंतन और आलोचनात्मक दृष्टि का विकास किया। 3. आंदोलनों का विकास और अखिल भारतीय विस्तार। समय के साथ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव बंगाल से निकलकर पूरे देश में फैलने लगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा के माध्यम से ब्रह्मो समाज को नई वैचारिक दिशा दी, जबकि केशवचंद्र सेन ने इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। उनके प्रयासों से प्रेरित होकर प्रार्थना समाज, बॉम्बे तथा वेद समाज, मद्रास जैसे सुधार संगठन स्थापित हुए। इस प्रकार सामाजिक सुधार की चेतना विभिन्न क्षेत्रों में फैलकर आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण का आधार बनी। निष्कर्ष: आठ ब्रह्मो समाज ने क्रमिक एवं व्यावहारिक सुधारों के माध्यम से भारतीय समाज में वैचारिक और सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी, जबकि यंग बंगाल आंदोलन ने तार्किकता और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया। इन दोनों आंदोलनों ने मिलकर भारतीय नवजागरण, आधुनिक राष्ट्रवाद तथा सामाजिक चेतना के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इतिहासकार सुमित सरकार के अनुसार ब्रह्मो समाज और यंग बंगाल जैसे आंदोलनों ने औपनिवेशिक ढांचे के भीतर रहकर भी एक आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण किया, जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक आधारशिला तैयार की। प्रश्न 8। भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के समक्ष 562 से अधिक देशी रियासतों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की ऐतिहासिक चुनौती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के नेतृत्व में अधिकांश रियासतों का विलय सफलतापूर्वक हुआ, किंतु इस प्रक्रिया में अनेक प्रशासनिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां सामने आईं। मुख्य भाग। 1. विविध प्रशासनिक प्रणालियों का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। देशी रियासतों की प्रशासनिक व्यवस्था, कानून, राजस्व प्रणाली तथा शासन पद्धति एक दूसरे से भिन्न थीं। स्वतंत्र भारत के लिए इन सभी को एक समान प्रशासनिक ढांचे में समाहित करना अत्यंत आवश्यक था। सौराष्ट्र और राजस्थान जैसे नवगठित राज्यों में अनेक छोटी बड़ी रियासतों की अलग अलग प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्थाओं को एकीकृत कर समान कानूनी व्यवस्था लागू करना एक बड़ी चुनौती थी। 2. विभिन्न सेनाओं और पुलिस बलों का विलय,
मिलिट्री इंटीग्रेशन। रियासतों की अपनी अपनी सेनाएं और पुलिस बल थे, जिनकी सेवा शर्तें, प्रशिक्षण, वेतनमान तथा संगठन अलग अलग थे। इन्हें भारतीय सेना और पुलिस व्यवस्था में समायोजित करना अत्यंत संवेदनशील कार्य था। हैदराबाद की निजाम सेना तथा पटियाला सहित अन्य रियासतों के स्टेट फोर्सेज का भारतीय सशस्त्र बलों में सफल विलय प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 3 वित्तीय एकीकरण और प्रिवी पर्स। रियासतों की अपनी मुद्रा, कर व्यवस्था तथा डाक प्रणाली थी। एकीकृत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए इन व्यवस्थाओं का विलय आवश्यक था। साथ ही शासकों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने हेतु प्रिवी पर्स की व्यवस्था की गई। हैदराबाद के निजाम की विशाल संपत्ति तथा विभिन्न रियासतों के वित्तीय मामलों का समाधान इस प्रक्रिया का जटिल पक्ष था। 4 सांप्रदायिक तनाव और जनसांख्यिकीय असंतुलन। कुछ रियासतों में शासक और बहुसंख्यक जनता अलग अलग धर्मों से संबंधित थे, जिससे विलय के समय सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ। जूनागढ़ तथा जम्मू कश्मीर में धार्मिक आधार पर उत्पन्न विवादों ने एकीकरण को अधिक जटिल बना दिया और कई स्थानों पर सामाजिक अशांति भी देखने को मिली। 5 क्षेत्रीय अस्मिता और भाषाई विविधता। अनेक रियासतों को मिलाकर नए राज्यों का गठन किया गया, जिससे भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े प्रश्न उभरकर सामने आए। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पेप्सू के गठन के दौरान भाषाई और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए, जिनका समाधान लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया। 6 सामंती मानसिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का संक्रमण। रियासतों की जनता लंबे समय तक सामंती शासन के अधीन रही थी। स्वतंत्र भारत में उन्हें समान अधिकारों, लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक स्वतंत्रता से परिचित कराना एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया थी। राजस्थान तथा ओडिशा की अनेक पूर्व रियासतों में बेगार प्रथा, सामाजिक असमानता और सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त करने में पर्याप्त समय और प्रयास लगे। निष्कर्ष। भारतीय रियासतों का एकीकरण केवल राजनीतिक सीमाओं का विलय नहीं था, बल्कि प्रशासनिक एकरूपता, आर्थिक समेकन और सामाजिक परिवर्तन की जटिल प्रक्रिया भी था। इन चुनौतियों का सफल समाधान ही आधुनिक भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला बना। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी के अनुसार रियासतों का एकीकरण केवल भौगोलिक विलय नहीं था, बल्कि यह प्रशासनिक संरचनाओं और विविध सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद में समाहित करने की ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। प्रश्न 9। नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? टिप्पणी कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 को नरमपंथी या उदारवादी चरण कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं के नेतृत्व में इस दौर को कभी कभी भिक्षावृत्ति का युग कहकर आलोचना का विषय बनाया जाता है, किंतु वास्तव में इसी चरण ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक, राजनीतिक और संगठनात्मक आधारशिला रखी। मुख्य भाग। 1। भारत का आर्थिक राष्ट्रवाद और वैचारिक आधार। नरमपंथियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण को वैज्ञानिक ढंग से उजागर किया और भारतीयों में आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना विकसित की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की निर्धनता प्राकृतिक नहीं, बल्कि औपनिवेशिक नीतियों का परिणाम है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, प्रस्तुत कर ब्रिटिश शासन की आर्थिक वास्तविकता को सामने रखा। यही विचार आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की वैचारिक नींव बना। 2। राजनीतिक चेतना और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का प्रसार। नरमपंथियों ने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और धर्मों के लोगों को एक साझा राजनीतिक मंच पर संगठित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों ने राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक संवाद की परंपरा विकसित की। इससे भारतीयों में यह भावना मजबूत हुई कि वे एक साझा राष्ट्र के नागरिक हैं और उनके हित समान हैं। 3। संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों की नींव। नरमपंथियों ने संवैधानिक तरीकों याचिका, प्रार्थना और विरोध 3 PS के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों की मांग की। उनके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ, जिसने सीमित ही सही, परंतु भारतीयों को विधायी परिषदों में भागीदारी तथा बजट पर चर्चा का अवसर प्रदान किया। इससे भारतीय नेताओं को संसदीय कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। 4। लोकतांत्रिक मूल्यों और आधुनिक राजनीति का प्रशिक्षण। नरमपंथियों ने प्रेस, सार्वजनिक सभाओं और राजनीतिक संगठनों के माध्यम से नागरिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उत्तरदायी शासन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने अपने समाचार पत्रों और सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया तथा आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार किया। निष्कर्ष।
यद्यपि नरमपंथियों का प्रभाव मुख्यतः शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित था और वे व्यापक जनसमर्थन जुटाने में पूरी तरह सफल नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय चेतना, संवैधानिक राजनीति और आर्थिक राष्ट्रवाद की जो मजबूत नींव रखी, उसी पर आगे चलकर उग्रवादी आंदोलन तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आधारित स्वतंत्रता संग्राम का निर्माण हुआ। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार, यदि नरमपंथियों ने ब्रिटिश शासन के शोषक चरित्र का पर्दाफाश करके भारतीयों में राजनीतिक चेतना का आधार तैयार न किया होता, तो बाद के चरणों में कोई भी जन आंदोलन खड़ा करना संभव नहीं होता। प्रश्न 10। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। महात्मा गांधी के संघर्ष की रणनीति केवल ब्रिटिश शासन का विरोध करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका उद्देश्य समाज का नैतिक, आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण भी था। गांधी जी के अनुसार रचनात्मक कार्यक्रम अहिंसक संघर्ष का सकारात्मक पक्ष थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन 1920-22 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन को जन आधार प्रदान किया। मुख्य भाग। 1। खादी का प्रचार और आत्मनिर्भरता, प्रमोशन ऑफ खादी। गांधी जी ने खादी और चरखे को स्वदेशी, आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया। उनका मानना था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तभी सफल होगा जब भारतीय स्वयं अपने लिए वस्त्र तैयार करें। इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े और स्वदेशी भावना मजबूत हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की सहायता से लाखों चरखे वितरित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को व्यापक जन समर्थन मिला। 2। अस्पृश्यता निवारण और सामाजिक समरसता, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी का विश्वास था कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। उन्होंने दलितों को हरिजन कहकर सम्मान देने का प्रयास किया तथा समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन के बाद 1932 से 34 के दौरान उन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और देशभर में हरिजन यात्राएं आयोजित कर सामाजिक जागरूकता का प्रसार किया। 3। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिए सांप्रदायिक सौहार्द को अनिवार्य माना। उन्होंने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़कर दोनों समुदायों को एक साझा राष्ट्रीय मंच पर लाने का प्रयास किया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन का जनाधार व्यापक हुआ और राष्ट्रीय एकता को नई दिशा मिली। 4। राष्ट्रीय शिक्षा और मद्य निषेध, नेशनल एजुकेशन प्रोहिबिशन। ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार के बाद गांधीजी ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, ताकि स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था विकसित हो सके। इसी क्रम में काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। साथ ही उन्होंने मद्य निषेध को सामाजिक सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम माना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं ने शराब और अफीम की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण धरने देकर इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। निष्कर्ष। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम केवल सामाजिक सुधार के उपाय नहीं थे, बल्कि वे राष्ट्रीय आंदोलन की स्थायी शक्ति थे। इन कार्यक्रमों ने समाज के अंतिम व्यक्ति को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया तथा भारत को स्वराज के लिए भीतर से तैयार किया। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इतिहासकार डॉ. बिपिन चंद्र के अनुसार, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय समाज के भीतर चलने वाला एक मूक पुनर्जागरण थे, जिसने जन आंदोलनों को नैतिक शक्ति और स्थायी आधार प्रदान किया। प्रश्न 11। दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य का काल 1919 से 1939 वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक असंतोष तथा उग्र विचारधाराओं के उदय का दौर था। इस अवधि में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे अनेक देशों में अधिनायकवादी शासन स्थापित हो गए। मुख्य भाग। 1। फासीवाद और नाजीवाद का उदय, राइज ऑफ फैसिज्म एंड नेसिज्म। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि से उत्पन्न असंतोष, राष्ट्रीय अपमान और राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोप में फासीवाद और नाजीवाद जैसी अधिनायकवादी विचारधाराओं को जन्म दिया। इटली में बेनिटो मुसोलिनी 1922 तथा जर्मनी में एडोल्फ हिटलर 1933 लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता में आए, किंतु सत्ता प्राप्त करने के बाद उन्होंने संसद, विपक्ष और नागरिक स्वतंत्रताओं को समाप्त कर एक दलीय तानाशाही स्थापित कर दी। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुंचा। 2। 1929 की महामंदी और आर्थिक विफलता, ग्रेट डिप्रेशन। 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और सामाजिक असंतोष को बढ़ा दिया। लोकतांत्रिक सरकारें इस संकट का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने में असफल रहीं,
जिसके कारण जनता का विश्वास लोकतांत्रिक शासन से कमजोर होने लगा। जर्मनी के वाइमर गणराज्य में आर्थिक संकट ने नाजी दल के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की और हिटलर को सत्ता तक पहुंचने का अवसर मिला। 3 राष्ट्र संघ की असफलता और तुष्टीकरण की नीति, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित राष्ट्र संघ आक्रामक राष्ट्रों को रोकने में विफल रहा। ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण नीति ने अधिनायकवादी शक्तियों का मनोबल बढ़ाया। 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण तथा 1935 में इटली द्वारा इथियोपिया पर कब्जा जैसे मामलों में राष्ट्र संघ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सका। इससे सामूहिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई। 4 साम्यवाद, कम्युनिज्म का प्रसार। 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ में स्थापित साम्यवादी शासन ने पूंजीवादी लोकतंत्र के समक्ष एक वैचारिक चुनौती प्रस्तुत की। कई देशों में मजदूर आंदोलनों और वर्ग संघर्ष की राजनीति तेज हुई। स्पेन के गृहयुद्ध 1936 से 39 में लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी शक्तियों और दक्षिणपंथी राष्ट्रवादियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जनरल फ्रैंको की तानाशाही स्थापित हुई। निष्कर्ष: अंतर्युद्ध काल में आर्थिक संकट, राष्ट्रवाद, अधिनायकवादी विचारधाराओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विफलता ने लोकतांत्रिक मूल्यों को गंभीर रूप से कमजोर किया। यही परिस्थितियां अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अनुकूल आधार बनी और विश्व राजनीति को विनाशकारी संघर्ष की ओर ले गईं। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इतिहासकार E.H. कार के अनुसार दोनों विश्व युद्धों के बीच का दौर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकटकाल था, जहां उदारवादी मूल्य आर्थिक मंदी और अधिनायकवाद के दबावों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सके। प्रश्न 12। शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। शैलकृत स्थापत्य, रॉककट आर्किटेक्चर का तात्पर्य प्राकृतिक चट्टानों को काटकर निर्मित गुफाओं, मंदिरों और विहारों से है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी से मध्यकाल तक विकसित यह स्थापत्य भारतीय कला, धर्म, समाज और राजनीतिक इतिहास का अत्यंत प्रामाणिक एवं स्थायी स्रोत माना जाता है। मुख्य भाग। 1. धार्मिक विकास और समन्वय की समझ। शैलकृत स्थापत्य भारत में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के क्रमिक विकास तथा उनके सह-अस्तित्व का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। इन स्मारकों से धार्मिक विचारों, पूजा पद्धतियों और संरक्षण की परंपरा का ज्ञान प्राप्त होता है। महाराष्ट्र की एलोरा गुफाएं इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं एक ही परिसर में निर्मित है, जो तत्कालीन धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय को दर्शाती है। 2. वास्तुकला और तकनीकी प्रगति का साक्ष्य। शैलकृत स्मारक भारतीय वास्तुकला के विकास और शिल्प कौशल की क्रमिक प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक लकड़ी आधारित संरचनाओं से पत्थर की जटिल वास्तुकला तक की यात्रा इन्हीं स्मारकों से स्पष्ट होती है। मौर्यकालीन बाराबर गुफाएं अपनी दर्पण जैसी चमकदार पॉलिश और सटीक शिल्पकला के कारण उस समय की उन्नत तकनीकी क्षमता का उत्कृष्ट प्रमाण है। 3. तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन की झलक। शैलकृत गुफाओं में बने विहार और चैत्य तत्कालीन भिक्षु जीवन, शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक गतिविधियों का परिचय देते हैं। साथ ही इनमें प्राप्त अभिलेख व्यापार, दान और शिल्पकार संघों की सक्रिय भूमिका का भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कार्ला और भाजा की गुफाएं प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित थीं, जहां व्यापारियों और शिल्पकारों द्वारा दिए गए दान का उल्लेख तत्कालीन आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। 4. राजनीतिक इतिहास और राजकीय संरक्षण का ज्ञान। इन स्मारकों से विभिन्न राजवंशों की कलानीति, धार्मिक संरक्षण तथा साम्राज्य की शक्ति का भी पता चलता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव शासकों की स्थापत्य उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम की कला संरक्षण नीति तथा विशाल संसाधनों का अद्वितीय उदाहरण है। 5. प्राचीन चित्रकला और जीवन शैली का दस्तावेजीकरण। शैलकृत स्थापत्य केवल वास्तुकला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी भित्ति चित्रकला तत्कालीन समाज, वेशभूषा, आभूषण, विदेशी संपर्क और सांस्कृतिक जीवन का भी सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र बुद्ध के जीवन के साथ साथ राजदरबार, व्यापार, विदेशी दूतों और सामान्य जनजीवन की वास्तविक झलक प्रदान करते हैं। निष्कर्ष: शैलकृत स्थापत्य भारतीय सभ्यता की कला, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति का बहुआयामी ऐतिहासिक अभिलेख है। इसलिए यह प्रारंभिक भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समझने का सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन के अनुसार भारत का शैलकृत स्थापत्य वास्तुकला से अधिक मूर्तिकला का चमत्कार है, जहां कलाकारों ने पत्थरों को जोड़ा नहीं, बल्कि ठोस चट्टानों को तराशकर इतिहास को अमर बना दिया। प्रश्न 13। भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है। विश्लेषण कीजिए।
300 शब्द। भूमिका। पालकाल 8वीं-12वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान, संरक्षण और वैश्विक प्रसार का स्वर्णिम चरण माना जाता है। पाल शासकों के संरक्षण में बौद्ध धर्म ने शिक्षा, दर्शन, कला तथा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति प्राप्त की। मुख्य भाग। एक महान महाविहारों, विश्वविद्यालयों की स्थापना और पुनरुद्धार। पाल शासकों ने बौद्ध शिक्षा को संगठित रूप से विकसित करने के लिए अनेक महाविहारों की स्थापना की तथा प्राचीन शिक्षण संस्थानों का पुनरुद्धार कराया। इन संस्थानों में भारत ही नहीं, बल्कि तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से भी विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार और सोमपुर महाविहार की स्थापना की, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय को अनेक गांवों का राजस्व प्रदान कर उसका पुनरुद्धार किया। 2 वज्रयान, तांत्रिक बौद्ध धर्म का उदय और विकास। पाल काल में बौद्ध धर्म के वज्रयान स्वरूप का व्यापक विकास हुआ। इस परंपरा में तांत्रिक साधना, योग और गूढ़ आध्यात्मिक पद्धतियों को विशेष महत्व मिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान अध्ययन का प्रमुख केंद्र बन गया, जहां से अतीश दीपंकर जैसे महान विद्वानों ने इस परंपरा का प्रचार प्रसार किया। 3 बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। पाल शासकों के संरक्षण में भारतीय बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं ने तिब्बत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शांतरक्षित और अतीश दीपंकर जैसे विद्वान तिब्बत गए, जहां उन्होंने बौद्ध दर्शन, मठ व्यवस्था और शिक्षा की सुदृढ़ नींव रखी। इस प्रकार पाल काल ने भारतीय बौद्ध परंपरा को वैश्विक स्वरूप प्रदान किया। 4 पाल मूर्तिकला और वास्तुकला का उत्कर्ष। पाल काल में नालंदा शैली के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की उत्कृष्ट कांस्य तथा काले बेसाल्ट पत्थर की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इन कलाकृतियों में आध्यात्मिक सौंदर्य, सूक्ष्म शिल्पकला और कलात्मक परिपक्वता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। धीमान और वितपाल जैसे कलाकारों ने पाल कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसका प्रभाव नेपाल और तिब्बत की कला पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निष्कर्ष। पाल काल भारत में बौद्ध धर्म के अंतिम महान उत्कर्ष का काल था। इस युग में बौद्ध शिक्षा, दर्शन, कला और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों का अभूतपूर्व विकास हुआ। यद्यपि बाद में भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो गया, परंतु पाल शासकों के संरक्षण के कारण इसकी परंपरा तिब्बत और एशिया के अनेक देशों में स्थायी रूप से स्थापित हो गई। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पाल शासकों का संरक्षण बौद्ध धर्म के लिए एक वरदान था, जिसके बिना विक्रमशिला, नालंदा और बौद्ध विद्या की महान परंपरा अपने उत्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती। प्रश्न 14। लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 को भारत का एक अत्यंत कुशल किंतु कट्टर साम्राज्यवादी वायसराय माना जाता है। उनकी नीतियों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना तथा भारतीय राष्ट्रवाद को नियंत्रित करना था, किंतु इन नीतियों ने उल्टे राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक व्यापक, उग्र और जनोन्मुख बना दिया। मुख्य भाग। 1 बंगाल का विभाजन 1905। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को प्रशासनिक सुविधा का उपाय बताया, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता में विभाजन उत्पन्न करना था। 1905 में बंगाल को पूर्वी बंगाल, मुस्लिम बहुल, और पश्चिमी बंगाल, हिंदू बहुल, में विभाजित किया गया। इस निर्णय ने व्यापक जनविरोध को जन्म दिया और राष्ट्रवादी चेतना को नई दिशा प्रदान की। 2 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। कर्जन का मानना था कि विश्वविद्यालय राष्ट्रवादी विचारों के केंद्र बनते जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के माध्यम से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता सीमित की गई, सीनेट में सरकारी मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई तथा उच्च शिक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत किया गया। इससे शिक्षित वर्ग में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ा। 3 कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899। कर्जन ने स्थानीय स्वशासन की शक्तियों को सीमित करते हुए प्रशासन का केंद्रीकरण किया। कलकत्ता नगर निगम में निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर सरकारी अधिकारियों का प्रभाव बढ़ा दिया गया। इस नीति ने भारतीयों की प्रशासनिक भागीदारी को कमजोर किया और स्वशासन की भावना को ठेस पहुंचाई। 4 प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। यद्यपि कर्जन की अधिकांश नीतियां विवादास्पद थीं, फिर भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 एक सकारात्मक पहल थी। इसके माध्यम से ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को संस्थागत स्वरूप दिया गया तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सुदृढ़ बनाकर अनेक स्मारकों के संरक्षण और पुनरुद्धार का कार्य किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन पर दूरगामी प्रभाव। कर्जन की नीतियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का आरंभ हुआ,
जिसने पहली बार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख हथियार बनाया। आंदोलन का आधार शिक्षित वर्ग से आगे बढ़कर छात्रों, महिलाओं, व्यापारियों और सामान्य जनता तक पहुंचा। इसी काल में लाल बाल पाल के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ तथा ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष अधिक तीव्र हुआ। साथ ही विभाजन की नीति ने आगे चलकर सांप्रदायिक राजनीति को भी बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। निष्कर्ष: लॉर्ड कर्जन की नीतियां ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं, किंतु उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को दबाने के बजाय उसे अधिक संगठित, व्यापक और संघर्षशील बना दिया। इस प्रकार उनका शासन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा था, कर्जन का शासनकाल भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के अहंकार का चरमोत्कर्ष था, जिसने सोए हुए भारत को पूरी तरह जगा दिया। प्रश्न 15। भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। भारतीय स्मारक केवल ईंट पत्थरों से निर्मित संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक चिंतन और सांस्कृतिक परंपराओं की मूर्त अभिव्यक्ति हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला पर धर्म, दर्शन तथा जीवन मूल्यों का गहरा प्रभाव रहा है। मुख्य भाग। 1. ब्रह्मांडीय दर्शन और गर्भगृह की कल्पना, कॉस्मोलॉजिकल फिलॉसफी। भारतीय मंदिर वास्तुकला ब्रह्मांडीय व्यवस्था तथा आत्मा और परमात्मा के मिलन की दार्शनिक अवधारणा पर आधारित है। मंदिर का गर्भगृह आत्मा की पवित्रता तथा शिखर मोक्ष की ओर आरोहण का प्रतीक माना जाता है। खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर का ऊंचा शिखर मेरू पर्वत की अवधारणा को मूर्त रूप देता है और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देता है। 2. बौद्ध दर्शन और स्तूप की संरचना, बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड स्तूपा। बौद्ध स्थापत्य में स्तूप केवल स्मारक नहीं, बल्कि बुद्ध के उपदेशों और निर्वाण की दार्शनिक अवधारणा का प्रतीक है। सांची का महास्तूप इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां अर्धगोलाकार अंड ब्रह्मांड का प्रतीक है, तथा हर्मिका और छत्र बुद्ध, धम्म और संघ अर्थात त्रिरत्न की अवधारणा को अभिव्यक्त करते हैं। 3. पुरुषार्थ और लोक परंपराओं का कलात्मक अंकन, 4 पुरुषार्थास। भारतीय परंपरा के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का प्रभाव मंदिर कला में स्पष्ट दिखाई देता है। खजुराहो के मंदिरों की बाहरी दीवारों पर सांसारिक जीवन, प्रेम, संगीत और नृत्य के दृश्य अंकित हैं, जबकि गर्भगृह पूर्णतः आध्यात्मिक वातावरण प्रस्तुत करता है। यह संदेश देता है कि सांसारिक जीवन से गुजरकर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। 4. भक्ति आंदोलन और दक्षिण भारतीय गोपुरम, भक्ति मूवमेंट। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने मंदिर स्थापत्य को नई भव्यता प्रदान की। विशाल गोपुरम, मंडप और मूर्तिकला भक्त और ईश्वर के गहरे संबंध को व्यक्त करते हैं। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर तथा श्रीरंगम मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जहां विशाल प्रवेशद्वार और समृद्ध मूर्तिकला सामूहिक भक्ति तथा धार्मिक चेतना की अभिव्यक्ति है। निष्कर्ष: भारतीय स्मारकों का स्वरूप केवल स्थापत्य कला का परिणाम नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन, धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं का सजीव रूप है। यही कारण है कि भारतीय स्मारक आज भी आध्यात्मिक चिंतन, कलात्मक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक निरंतरता के अमूल्य प्रतीक बने हुए हैं। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। कला इतिहासकार स्टेला क्रैमरिश के अनुसार भारतीय मंदिर वास्तव में पत्थर में रूपांतरित दर्शन है, जहां प्रत्येक आकृति और प्रत्येक स्थापत्य तत्व मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बनता है।